हाँ, तो आगे हम अगले वीडियो में बात करते हैं। हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब इसके कुछ नोट हैं, वो नोट देखिए आप। कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होना चाहिए। पहला काम कि कूलाम का नियम, जिसमें कि हमने Q1 Q2 के बीच में जो बल आरोपित किया था, उस नियम में जो आवेश है वो स्थिर होने चाहिए। गतिशील अगर आवेश है तो उनके बीच में कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। गतिशील आवेशों के मध्य विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगता है, क्योंकि इसका कारण ये हो गया कि कूलाम का नियम तो केवल विद्युत बल की ही बात करता है, लेकिन गति करने पर, आवेशों की गति करने पर चुंबकीय बल भी अप्लाई हो जाता है। नंबर 2, 10⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरियों के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। सीधी सी बात है कि 10⁻15 मीटर से कम दूरी में नाभिक हो जाते हैं। नाभिक का आकार इससे छोटा होता है या इस कोटि का होता है, और उस समय प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण का बल लग रहा है, जो अर्थात पॉजिटिव के बीच भी उस पोजीशन में आकर्षण का बल लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि नाभिक की जो रेंज है, उसके बाहर की जो रेंज है, उसमें कूलाम का नियम लागू होता है। नाभिक की रेंज में कूलाम का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए ये बात लिखिए। नंबर 3, दो आवेशों के मध्य कूलाम बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी जगह पर बहुत सारे आवेश उपस्थित है, तो दो आवेशों के बीच में जो कूलाम बल लग रहा है वो अन्य आवेशों से अप्रभावित रहता है। नंबर 4, कूलाम का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ लिया था कि ए प्रोपोर्शनल यहाँ 1/r² होता है। और नंबर 5 है, कूलाम बल संरक्षी बल है। क्लियर? संरक्षी बल और असंरक्षी बल की डेफिनेशन आपने 11वीं क्लास में पढ़ ली होगी। अगला टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिएगा इसमें, फोर्स अमंग मैनी चार्जेज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हो गया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ये बात हमने ऊपर नोट में भी ये बात बताई थी कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो अन्य आवेशों पे डिपेंड नहीं करता है। आगे देखिए, किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी जगह पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हो, जैसे मैं यहाँ आपको बात करूँ कि अगर यहाँ ये कोई आवेश है, जैसे मान लीजिए ये कोई Q0 आवेश है, इसके पास में ये कोई Q1 आवेश है, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मान लो F1 बल लग रहा है। इसी प्रकार से यहाँ ये कोई Q2 आवेश है और यहाँ F2 बल लग रहा है, और यहाँ Q3 आवेश है और यहाँ F3 बल लग रहा है। तो इस Q0 आवेश पर जो कुल बल होगा, F का जो मान होगा, वो इन सभी बलों के योग के बराबर होगा। ये ही बात अध्यारोपण के सिद्धांत में बताई गई है। ठीक है, तो देखिएगा, माना कोई निकाय है जिसमें स्मॉल n आवेश उपस्थित हैं और इसका मान है Q1 Q2 ... Qn उपस्थित हैं। माना अभिष्ट आवेश Q0 है, जिस पर हम कुल बल का मान हम फाइंड आउट करेंगे, इसलिए इसको अभिष्ट आवेश बोलना है। इन आवेशों की Q0 से दूरियां r01 वेक्टर, r02 वेक्टर, r03 वेक्टर ... r0n वेक्टर हैं। आगे देखिएगा, Q0 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। सबसे पहले देखोगे आप, ये चित्र समझिए कि ये कोई Q0 आवेश है। इस Q0 आवेश के पास में ये कोई Q1 आवेश है। इस Q0 Q1 के बीच की दूरी को r01 से लिखा है। इसी प्रकार ये Q2 है, जिसके बीच की दूरी को r02 से लिखा है, और ये लास्ट वाला Qn है, जिसके बीच की दूरी r0n वेक्टर है। ये Q1 का r1 वेक्टर है, ये Q2 से दूरी मूल बिंदु से दूरी r2 वेक्टर है, और Qn से ये rn वेक्टर है। देखिए आगे कि Q0 आवेश पर, ये जो Q0 आवेश है, इस पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल सीधा सा पता है हमें, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r² और r कैप होता है। तो देखिएगा, यहाँ चूंकि मैं Q0 Q1 के बीच की बात कर रहा हूँ, तो इस 0 के हिसाब से यहाँ 0 लगाया है और 1 के हिसाब से यहाँ 1 लगाया है,
बाकी देखो यहाँ Q1 Q2 की जगह Q1 Q0 लिख दिया क्योंकि यहाँ आवेश Q0 और Q1 है। साथ में यहाँ चूँकि हम R का मोड का स्क्वायर लिखते आए थे तो यहाँ इस 1 0 के हिसाब से यहाँ 0 1 लिख दिया और यहाँ भी 0 1 लिख दिया है। इसी प्रकार F02 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 की कैप और लास्ट में डॉट 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 और F0n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 QN अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n की कैप। आगे देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि सभी बलों को आपस में जोड़ देना चाहिए। यहाँ पर सभी बलों को मैंने जोड़ दिया है, सबकी वैल्यू यहाँ लिख दी है। लिख देने के बाद जो कॉमन है, जो सभी में एक जैसा है, उसको बाहर निकाल लिया। देखो Q0 Q0 और Q0 एक साथ बाहर निकाल लिया मैंने। 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ लिख दिया मैंने। और ये हो जाएगा अब Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 की कैप, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 की कैप और लास्ट में Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n की कैप। या F0 वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन i बराबर 1 से n, ये लिखा मैंने। अब ये कहाँ से आई? ये तो मैंने u का u उतारा ही था। देखिएगा ऐसा हालांकि 11वीं क्लास में भी आ गया होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये समेशन का चिन्ह, इसका मतलब जोड़ना होता है, सभी के बीच जोड़ने का ये निशान है, इसको इस समेशन का चिन्ह दिखा रहा है। जहाँ ये अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 n अक्षरों को, फिलहाल अक्षरों को आप i लिख दो, मतलब कि जो अक्षर नहीं अंक बोलना चाहिए मुझे, जो अंक आ रहे हैं उनकी जगह i लिख दो। तो यहाँ Q1 है तो अंक है तो यहाँ i लिख दिया, R का R लिख दिया, ठीक है। इसको चलो मैं मोड और लगा देता हूँ इसके अनुसार और यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। देखो R का R सब जगह कॉमन है तो R का R लिख दिया। ये 0 है, ये 0 भी कॉमन है इसलिए 0 का 0 लिख दिया। अब 1 2 3 ये अंक आ रहे हैं तो यहाँ I लिख दिया। साथ में यहाँ R01 R02 R0n तो R0I का कैप लिख दिया। चूँकि अब इसको खोलें अगर हम, तो खोलने पर जब हम I का मान 1 रखेंगे इस पद में तो ये पद प्राप्त हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा और अंत में जब n इसमें रखेंगे तो ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। और इस चिन्ह का मतलब है सभी पदों के बीच में जोड़ का निशान। परिणामी बल प्राप्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम या बहुभुज का नियम उपयोग में लिया जा सकता है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। सीधी सी बात है कि अगर कोई आवेश है और आवेश के चारों तरफ जो जगह या क्षेत्र उपस्थित है उसे विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। वही बात है, या यूँ कहूँ वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है जिसे गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए अब हमें यहाँ पर E बराबर F/Q को याद रखना है। E बराबर F/Q0 कह दो या Q कह दो, बात एक ही है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे बार बार पड़ेगी। तो देखिएगा E बराबर F/Q0 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो समझना, देखो मेरी बात को। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, ऐसे कह रहा है कि मान लो कोई जगह है, कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है और उस Q0 के ऊपर अगर F बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर F/Q0। ठीक है। इसके अलावा ऐसी परिभाषा बन सकती है कि एकांक धनावेश पर किसी क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब E का जो मात्रक अगर हम बात करें तो F का मात्रक न्यूटन होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो इकाई है वो न्यूटन प्रति कूलाम होगी। इसकी अन्य इकाई वोल्ट प्रति मीटर भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे एक न्यूमेरिकल शायद मैंने लिख कर रखा है उसके अंदर कि न्यूटन प्रति जो कूलाम है ये वोल्ट प्रति मीटर के तुल्य कैसे, ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखिएगा
बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा पैदा होता है, क्योंकि बिंदु प्लस क्यू जो आवेश है या पॉजिटिव जो धनात्मक जो आवेश है उससे सदैव बल रेखा बाहर निकलती है, इसलिए धनात्मक आवेश से बल रेखा लगातार बाहर निकल रही है और ऋण आवेश पर बल रेखा प्रवेश करती है। ये देखो बाहर निशान लगा रखा था जो गलत है, इसको काटा गया है, ठीक है। ये बल रेखा अंदर आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, इसकी बल रेखा अंदर जा रही है सबकी, ये नेगेटिव चार्ज पर बल रेखा आती है। नोट, यदि कण धन आवेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। सीधी सी बात है कि भाई E बराबर एफ अपॉन क्यू हमने पढ़ा था, E बराबर ये एफ अपॉन क्यू हमने पढ़ा था, तो एफ बराबर क्या हो गया क्यू ई। तो ये देखिएगा एफ बराबर यहाँ हो गया क्यू ई, अर्थात अगर क्यू पॉजिटिव है तो जो ई की दिशा है वही एफ की दिशा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये ई की दिशा है, ये जो दो तीन निशान लगा रखे हैं ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्लस क्यू आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है तो ई पर इस पर जो बल लगेगा एफ लगेगा वो इसी दिशा में लगेगा, ई वाली में लगेगा, अर्थात एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। यदि कण ऋणावेशित है तो बल की दिशा अपोजिट हो जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि माइनस का क्यू होने की वजह से ई से अपोजिट हो जाएगी एफ की डायरेक्शन। अगला जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है एक दो बार और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी इसमें। देखिएगा कि माना ये कोई, देखो समझो इस बात को, माना प्लस क्यू कोई आवेश है जो ओ पॉइंट पर उपस्थित है जिससे आर दूरी पर ये कोई बिंदु पी है। अब क्या करेंगे, हमें बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र इसके कारण उपस्थित है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 ला के यहाँ रख देंगे। अब यहाँ तो हो गया, देखिए कल्पना कीजिएगा, यहाँ तो हो गया Q0 और यहाँ हो गया Q। अब इस Q और Q0 के बीच में कूलाम के नियम से बल लगेगा और वो बल है F बराबर K Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये कूलाम का नियम था। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, जो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ी थी। अब उस वैल्यू, ये जो वैल्यू एफ की वैल्यू आई थी, ये सूत्र हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। इस वैल्यू को उठा के जब इसमें रखेंगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, बच जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो सदिश रूप में E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या लग गया, आर कैप लग गया। अब ये आर कैप क्यों लगता है, हालांकि 11वीं क्लास में आ जाता है, फिर मैं बता देता हूँ। क्योंकि इधर जो संख्या है के भी कॉन्स्टेंट है, क्यू आवेश एक अदिश राशि है, ये दूरी का वर्ग भी एक अदिश राशि हो जाती है, लेकिन जबकि ई क्या एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि इधर अदिश राशि है और इधर सदिश राशि है। इसलिए इस आर को देखते हुए यहाँ आर का कैप लगाया गया है। तो ई बराबर हो गया KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, या ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाएं तो E और R में व्युत्क्रमणपद ग्राफ आ जाएगा, और E और 1/r स्क्वायर में अगर ग्राफ बनाएं तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी। नोट क्या है, किसी परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में तीव्रता की अपेक्षा εr गुणा कम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज़्यादा होती है और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, क्योंकि परावैद्युत माध्यम जैसे कांच है, अभ्रक है, मोम है, इसमें विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में रुकावट पैदा होती है। धन्यवाद।